हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 11 सीबीएसई की पॉलिटिकल साइंस की बुक पॉलिटिकल थ्योरी और उसका 7 चैप्टर नेशनलिज्म पार्ट 2। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन की। जो नेशंस हैं वो बाकी ग्रुप से कुछ हद तक डिफरेंट है, क्योंकि जो नेशंस हैं वो चाहते हैं कि वो खुद को गवर्न कर सके, वो हक रखें अपने फ्यूचर की डेवलपमेंट के बारे में बात करने के लिए और उसको डिटरमाइन करने के लिए। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि वो चाहते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। जब वो ये क्लेम करते हैं, जो नेशंस हैं वो सीख करते हैं रिकॉग्निशन, उन्हें एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा, ताकि उनको एक सेपरेट डिस्टिंक्ट स्टेटस दिया जाए, एक पॉलिटिकल एंटिटी के तरीके से ट्रीट किया जाए। पर अक्सर देखा गया है कि ऐसे जो क्लेम्स हैं ये लोगों के द्वारा भी किए जाते हैं जो एक टाइम पे कुछ हद तक इकट्ठे रहते हैं गिवन लैंड के ऊपर, जिनके अंदर एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी आ जाती है। ऐसे केसेस में जो क्लेम है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, वो लिंक्ड होता है एक डिजायर के साथ कि हमें एक स्टेट बनानी है जिसमें जो कल्चर है उस ग्रुप का वो प्रोटेक्ट किया जाएगा। अगर प्रिविलेज नहीं दिया जा रहा तो भी प्रोटेक्ट तो किया जाएगा। मतलब लोग चाहते हैं कि हम इकट्ठे होकर खुद को गवर्न करें। अब ये जो क्लेम्स है जिसमें लोग जो है वो चाहते हैं कि हम लोग आपस में लिंक्ड हो, हम एक डिजायर है हमारे अंदर कि हम फॉर्म करें एक स्टेट को, ऐसी जो इच्छा है जब नेशंस नहीं बने थे तब इमर्ज हुई थी 19th सेंचुरी के अंदर यूरोप के अंदर। पर ये तब एक नोशन था, एक कॉन्सेप्ट था कि एक कल्चर के बेसिस पे एक स्टेट बननी चाहिए। उस टाइम पे ये माना जाता था। पर लेटर ऑन ये जो ट्रेंड है ये चेंज हो गया। ये जो ट्रेंड है वन कल्चर वन स्टेट का, ये काफी देर तक चला, खास तौर पे स्टेट्स की टेरिटरी को डिफाइन करने के लिए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी चला। जब ट्रीटी ऑफ वर्सली साइन हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1919 के अंदर पीस अग्रीमेंट था, उस टाइम पे छोटे छोटे न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो उभर के आ रहे थे। पर बाद में इम्पॉसिबल हो गया था हर डिमांड को सेटिस्फाई करना। जो चाहते थे डिमांड्स की हमें सेल्फ डिटरमाइन करने दिया जाए कि किस तरीके की हमें स्टेट चाहिए। तो जब रीऑर्गेनाइजेशन हो रही थी स्टेट की बाउंड्री की, वो वन कल्चर और वन स्टेट के ऊपर ज्यादा देर तक नहीं टिकी। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर देखो, मास माइग्रेशन हो रही थी लोगों की, एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे थे। अब कितनी देर तक एक कल्चर के बेसिस पे एक स्टेट बनाते रहोगे? मिलियंस ऑफ लोग जो है उसकी वजह से डिस्प्लेस हो जाएंगे, अपने घर से बेघर हो जाएंगे, उनको अपने ही लैंड से बाहर निकाल दिया जाएगा, अपने ही लैंड पे फॉरेनर्स के तरीके से ट्रीट किया जाएगा, जिसकी वजह से वो विक्टिम्स बन सकते हैं कम्युनल वायलेंस के। पॉसिबल है कि नहीं? तो ह्यूमैनिटी ने एक हेवी प्राइस पे किया था ये रीऑर्गेनाइज करते हुए बाउंड्रीज को इस तरीके से कि जो कल्चरली डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज हैं वो एक सेपरेट नेशन स्टेट बना ले। क्योंकि जब एक कल्चर के लोग इकट्ठे रहेंगे तो डिफरेंट जो लोग हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा, पर ह्यूमैनिटी को अपना प्राइस पे करना पड़ा। प्लस जब हमने बेस्ट पॉसिबल एफर्ट डाले कि ठीक है जितनी स्टेट्स हो वो बना सके, पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये ज्यादा देर तक सस्टेन किया ही नहीं, क्योंकि वन एथनिक कम्युनिटी का होना या अलग आइडेंटिटी का होना पॉसिबल ही नहीं था। इतने सारे कल्चर्स हैं। इनफैक्ट काफी ज्यादा स्टेट्स जो हैं वो आज की डेट में जो बनी हुई है उसमें एक से ज्यादा एथनिक और कल्चरल कम्युनिटी इकट्ठी रहती है, उसी बाउंड्री के अंदर रहती है। ये जो कम्युनिटीज हैं अक्सर इनसे डिमांड आती है कि हम छोटे हैं, हम माइनॉरिटी में हैं। इनफैक्ट उस टाइम पे जो स्टेट्स बनी थी, अगर गलती से उसमें वन कल्चर वन लैंग्वेज के बेसिस पे वन स्टेट बनी हो, तो उसमें अगर गलती से एक से ज्यादा एथनिक या कल्चरल कम्युनिटी रह रही थी तो मार्जिनलाइज्ड फील कर रही थी माइनॉरिटी कम्युनिटी कि हम तो माइनॉरिटी हैं, कम है नंबर में, हम डिसएडवांटेज्ड हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है अकोमोडेट करने की माइनॉरिटी को एज इक्वल सिटीजन्स, वो तो उभरनी शुरू हो गई। और ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ठीक है बॉस बहुत इजी है वन कल्चर वन स्टेट बनाना, ये तो उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। प्लस अब इस रीऑर्डरिंग की सिर्फ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट निकल कर आया, वो ये कि जो वेरियस ग्रुप्स थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने अलग अलग नेशंस बनाए और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम अपने आप को खुद गवर्न करना चाहते हैं, डिटरमाइन करना चाहते हैं अपना खुद का फ्यूचर। अब ये जो
राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, इसे अक्सर एसोसिएट किया जाता है नेशनल लिबरेशन मूवमेंट्स के साथ, जो एशिया या अफ्रीका में हुई थी अगेंस्ट दैट कॉलोनियल डोमिनेशन, की हम आजाद होना चाहते हैं। तो वो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी वो मेंटेन ये कर रही थी कि जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है, जब हमें वो हासिल हो जाएगी उसके बाद हमें डिग्निटी मिलेगी, हमें रिकग्निशन मिलेगी जिन लोगों को अब तक दबाया गया था, और हम लोगों के जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। बहुत सारी नेशनल लिबरेशन जो मूवमेंट है वो इंस्पायर्ड होती हैं उस गोल के साथ कि हम जस्टिस लेकर आएंगे, राइट्स के बारे में बात करेंगे, प्रोस्पेरिटी के बारे में बात करेंगे नेशन के, क्योंकि वो जूझ रही होती है, वो उभरना चाहती हैं, इकट्ठे एक यूनिट बनाना चाहती हैं। लेकिन ये इम्पॉसिबल था इंश्योर करना कि हर कल्चर जो है वो क्लेम कर सके एक डिस्टिंक्ट नेशन को, अचीव कर सके अपने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, अचीव कर सके स्टेटहुड का कॉन्सेप्ट कि हमें एक अलग नेशन बनाया जाए, जिसकी वजह से जो माइग्रेशन है लोगों की पॉपुलेशन की इधर उधर हो रही थी, बॉर्डर पे वॉर्स हो रही थी, वायलेंस हो रही थी, तो जो कंट्री का जो हिस्सा है जब वो रीडिफाइन हो रहा था बहुत लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन आ गई थी नेशन स्टेट की, जिसमें हमने अपने आप को फंसा हुआ पाया। हम ये चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंस अचीव कर पाए स्ट्रगल के जरिए, मतलब इकट्ठे इंडिपेंडेंट हो पाए, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं वो अपनी टेरिटरी पे ही सफर कर रही हैं और वो क्लेम कर रही हैं राइट टू नेशनल डिटर्मिनेशन। मतलब पहले तुमने आजादी हासिल कर ली, फिर उन प्रिंसिपल्स पे खड़े नहीं उतरे, और जो माइनॉरिटी है वो इस टाइम पे जूझ रही है, लड़ रही है स्टेट के अंदर। अगर हम देखें तो एक्चुअली हर स्टेट दुनिया के अंदर ये डिलेमा को फेस कर रही है, जहां पे मूवमेंट्स उठ रहे हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन के सवाल उठाए जा रहे हैं, राइट टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन को लेके। ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो रियलाइज कर रहे हैं कि सोल्यूशन जो है वो ये नहीं है कि हम नए स्टेट्स बनाएं, बट एक्चुअली जो सोल्यूशन है वो ये है कि जो एटमॉस्फेयर अभी है, जो सिचुएशन अभी है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, उसको और ज्यादा बदलाव से डेमोक्रेटिक और इक्वल बनाया जाए। छोटे हिस्सों में टूटना इज नॉट द सोल्यूशन, एडजस्ट करना इज द सोल्यूशन। लोगों को इंश्योर करना कि डेफिनेटली आपके डिफरेंट कल्चर है, एथनिसिटी है, आप इकट्ठे रहे हो, को एग्जिस्ट किए हो एज पार्टनर्स, एज इक्वल सिटीजन्स। अब लड़ाइयां तो हो ही जाती है, पर ये जो है ये आप पेशकश कर सकते हो, लेकिन ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि नए नए क्लेम्स आ रहे हैं, लोग जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो डेफिनेटली हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड स्टेट बनाने की जरूरत है। आफ्टर ऑल जो नेशन स्टेट्स हैं, जो लोगों के राइट्स को नहीं रिस्पेक्ट करती, कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज को रिस्पेक्ट नहीं करती स्टेट के अंदर, उनको उन लोगों की लॉयल्टी अचीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। अब जैसे आपकी बुक के अंदर केस दिया हुआ है एक जगह का जो कि स्पेन में है, जगह का नाम है बैस्क, जो कि एक हिली और प्रॉस्परस रीजन है स्पेन के अंदर। ये जो रीजन है ये हमेशा से स्पेन की गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया था एज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस रीजन स्पेन कंट्री के अंदर, स्पेन की फेडरेशन के अंदर। जो लीडर्स थे बैस्क नेशनलिस्ट मूवमेंट के, वो सेटिस्फाइड नहीं थे इस ऑटोनॉमी से, इस फ्रीडम से। वो चाहते थे कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तरीके से उभरे। तो ये जो डिमांड थी सपोर्टर्स की, ये कंटिन्यूसली आगे रखी जा रही थी अथॉरिटीज के। इवन आज भी ये एक वायलेंट मीन्स में कन्वर्ट हो गई है कि हमारी डिमांड को पूरा करो। तो जो बेस्ट नेशनलिस्ट है वो ये बोलते हैं कि उनका अलग कल्चर है जो स्पेन के कल्चर से काफी डिफरेंट है। उनकी अपनी लैंग्वेज है जो स्पेनिश के साथ बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं है। सिर्फ 1/3 ऑफ जो पॉपुलेशन है बेस्क के अंदर जो रहती है वो अंडरस्टैंड कर सकती है ये लैंग्वेज। जो हिली टेरेन है वो बेस्क एरिया को ज्योग्राफिकली एक डिस्टिंक्ट एरिया बनाता है रेस्ट ऑफ स्पेन के साथ। जब रोमन्स यहाँ पे रूल कर रहे थे तो जो बेस्क रीजन था उसने अपनी ऑटोनॉमी, फ्रीडम कभी सरेंडर की ही नहीं थी स्पेनिश रूलर्स को। तो जो सिस्टम है जस्टिस के, प्रशासन चलाने के, एडमिनिस्ट्रेशन के, फाइनेंस के, वो उनके अपने हिसाब से चलाए जाते हैं, उनके अपने यूनिक अरेंजमेंट्स हैं। जो मॉडर्न बेस्क नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो तब स्टार्ट हुई थी, आप कह सकते हैं अराउंड द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। तो जो स्पेनिश रूलर्स हैं उस टाइम पे उन्होंने उसको खत्म करने की कोशिश की थी, उनको एक अरेंजमेंट दिया था, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट।
लेकिन 20th सेंचुरी के अंदर स्पेनिश डिक्टेटर फ्रैंको ने उनकी ऑटोनॉमी काट दी, खत्म कर दी कि नहीं नहीं इतनी भी नहीं फ्रीडम मिलेगी। उन्होंने बैन कर दिया कि आप अपनी लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते पब्लिक प्लेसेस के अंदर और इवन घरों में। तो ये जो रिप्रेसिव मेजर्स थे आज तो ये हटा लिए गए हैं, लेकिन इन्होंने बास्क मूवमेंट के जो लीडर्स थे उनको और सस्पिशियस कर दिया कि आखिरकार इनके मोटिव क्या है। तो जो लोग अभी डिमांड कर रहे हैं उनको ये डर लगता है कि नहीं नहीं ये तो हमारी ऑटोनॉमी खत्म करना चाहते हैं, और उनको ये भी लगता है कि जो स्पेनिश लोग हैं जो कि आउटसाइडर्स कंसिडर किए जाते हैं वो हमारे रीजन में घुस जाएंगे। तो जो ओपोनेंट्स हैं जो इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट के, वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स चाहते हैं इस इशू से और कुछ नहीं चाहते, अटेंशन चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है ये सारी स्टोरी पढ़ के कि इनको फ्रीडम दे देनी चाहिए या नहीं? अब बात करते हैं एक नए टॉपिक की, नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म। देखिए, एक बार हमने अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया जो आइडिया था वन कल्चर वन स्टेट का, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम और तरीके कंसिडर करें जिससे अलग अलग जो कल्चर्स हैं, जो कम्युनिटी हैं, वो इकट्ठे रह सके, सरवाइव कर सके, फ्लरिश कर सके एक कंट्री के अंदर। और ये करते हुए जो गोल है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का आज की डेट में वो पूरा हो सके। और इसी गोल को पूरा करने के लिए कि अलग अलग तरीके के जो कल्चर के लोग हैं, कम्युनिटीज हैं, इकट्ठे सरवाइव कर सके, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज ने आज की डेट में बहुत सारे मेजर्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके, प्रोटेक्ट कर सके ऐसी आइडेंटिटी को जो कल्चरल माइनॉरिटी कम्युनिटीज की हैं, जो उस एरिया में, उनकी कंट्री में, उनकी टेरिटरी में रह रही है, उनको प्रोटेक्शन दो ना, ये बेस्ट तरीका है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं जिससे प्रोटेक्ट किया जा सकता है रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और कल्चरल माइनॉरिटीज को। तो जिस तरीके के ग्रुप राइट्स दिए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी जाए उनकी लैंग्वेज को, कल्चर को, रिलीजन को, माइनॉरिटी ग्रुप्स के और उनके मेंबर्स को। कुछ केसेस के अंदर आइडेंटिफाई किया गया है कि ये जो कम्युनिटी है इनको रिप्रेजेंटेशन की भी जरूरत होती है लेजिस्लेटिव बॉडीज के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो ये जो राइट्स है ये जस्टिफाइड है क्योंकि उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि वो मेंबर्स हैं उस बड़े ग्रुप के। बेशक उनका कल्चर अलग है, वो एक डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन उनको रिकग्निशन तो मिलनी चाहिए कि वो एक नेशनल कम्युनिटी का हिस्सा है। ये जो मीन्स है कि हम नेशनल आइडेंटिटी उनको दे रहे हैं, ये हासिल कर पाएगी कि हम एक इंक्लूसिव मैनर में आगे की तरफ को जा सके। जब हम रिकग्नाइज करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है उनका योगदान, कितना यूनिक है उनका कंट्रीब्यूशन। हर कल्चर कंट्रीब्यूट करता है एक स्टेट के डेवलपमेंट में और उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। हालांकि ये होप किया जाता है कि जो राइट्स गारंटी किए गए हैं, रिकग्नाइज किए गए हैं प्रोटेक्शन के लिए, वो डेफिनेटली इन लोगों की एस्पिरेशन, उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे। लेकिन फिर भी कुछ ग्रुप्स जो है वो कंटिन्यू करते हैं अपनी डिमांड रखना कि नहीं नहीं हमें अलग स्टेटहुड चाहिए, अलग नेशन चाहिए। तो ये ना बड़ी पैराडॉक्सिकल सी सिचुएशन है कि जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, हम सब लोग इतना इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, इस वर्ल्ड के अंदर कुछ नेशनलिस्ट एस्पिरेशन होने की वजह से कुछ लोग, कुछ ग्रुप, कुछ कम्युनिटीज जो है वो मोटिवेट हुई है कि हम लोगों को अलग होना है। एक साइड पे नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट चल रहा है और दूसरी साइड पे अलग होने की बात चल रही है। अब इसी बात को रविंद्रनाथ टैगोर ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। उनकी ना एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, बुक में भी दी हुई है। वो अगेंस्ट थे कॉलोनियल रूल के और वो एजर्ट करते थे कि इंडिया का राइट है इंडिपेंडेंट देश के तरीके से एग्जिस्ट करने का। पर उनको ये लगता था कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है कॉलोनीज के लिए, वो डेफिनेटली अपहोल्ड नहीं करती उनकी डिग्निटी को, ह्यूमन रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट नहीं करती, लेकिन वो ये कहते थे कि हमें एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करना चाहिए। एक तरीके से आप अपोज कर रहे हो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को जो आपको दबा रहा है, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि आप उनको, सिविलाइजेशन को उनकी रिजेक्ट कर रहे हो। कहने का मतलब ये कि जो इंडियंस हैं उनका डेफिनेटली अपना कल्चर है, अपना हेरिटेज है, जिसके अगेंस्ट वो कुछ नहीं सुनना चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई नया कल्चर उन पे इम्पोज किया जाए,
लेकिन वो ये कहना चाहते हैं टैगोर जी कि ये जो नैरो एक्सप्रेशन है ना नेशनलिज्म का, कि कोई हमारे इंडिपेंडेंस पे पैर रख रहा है, वो पूरा का पूरा खराब है। वो कहते हैं इसे आउटराइटली रिजेक्ट कर दो। जब आप आंखें बंद करके डर जाते हो ना कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, ये गलत बात है। अपोज करो जब वो इंपीरियलिस्ट के तरीके से एक्ट करते हैं, लेकिन अगर उनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वो तो सीखो ना, उसके लिए तो हॉस्टाइल मत हो। अगर आप उसके लिए हॉस्टाइल होगे तो वहां से आने वाले जो लोग हैं, क्रिश्चियन है, ज़ोरास्ट्रियन है, इस्लामिक लोग हैं, जुडाइज्म वाले लोग हैं जो हमारी कंट्री में प्रेजेंट है, आप तो उनको भी बंद कर दोगे कि यहाँ पर नहीं आना। तो मतलब रिजेक्शन ऑफ वेस्ट इज नॉट इन फेवर ऑफ आवर डेवलपमेंट। इंडिया के ट्रेडिशंस में ये नहीं सिखाया गया है कि अपने आप को लिमिट करो। हम लोग तो बाहें खोल के लोगों को इनवाइट करते हैं अपनी कंट्री के अंदर। तो ये जो कंसिडरेबल जेनरोसिटी है कि हम जो कंट्रीज है वो डील कर सके ऐसी सिचुएशन के अंदर एक डेमोक्रेटिक मैनर के अंदर, ये बेस्ट सोल्यूशन है। अब फटाफट से समाप्त कर देते हैं। देखिए, जो राइट है टू नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसको अक्सर इस तरीके से समझा जाता है कि आप इंक्लूड करो राइट टू इंडिपेंडेंट स्टेटहुड फॉर नेशनैलिटी। पर आप ये सोचो कि ये पॉसिबल ही नहीं है ग्रांट करना इंडिपेंडेंट स्टेटहुड हर ग्रुप को, राइट? अगर वो अपने आप को एक अलग डिस्टिंक्ट कल्चरल ग्रुप नेशन बोलते हैं तो ये अनडिजायरेबल है। ये पॉसिबल ही नहीं अचीव करना कि हर किसी को एक राइट दे दिया जाए अपनी स्टेटहुड का। इसकी वजह से छोटी छोटी स्टेट बन जाएंगी जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हमारे लिए चलानी वाइबल नहीं हो पाएंगी। बहुत सारे देश बन जाएंगे, प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी माइनॉरिटीज को जो उस एरिया में रहते हैं। जो राइट्स है उनको री इंटरप्रेट करना पड़ेगा, ग्रांट करने पड़ेंगे कुछ और डेमोक्रेटिक राइट्स नेशनैलिटीज को स्टेट के अंदर, ताकि उनको ये ना लगे कि हमें अलग स्टेटहुड चाहिए। जो वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं वहां पर ना एक डीप कॉन्शियसनेस आ गई है, एक इम्पोर्टेंस आ गई है कि अगर हम जी रहे हैं तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, हम एसोसिएट होने चाहिए किसी चीज के साथ, जिसकी वजह से हमने विटनेस किया कि कितने लोग जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं रिकग्निशन के लिए, अपने लिए, अपने ग्रुप के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए वो लड़ना चाहते हैं। जब हम इस सब चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ उनके क्लेम्स जो है आइडेंटिटी को लेके वो बिल्कुल सच है, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जब हम उनको आइडेंटिटी के क्लेम्स लेते हैं उसकी वजह से डिविजन तो नहीं हो रही, वॉयलेंस तो नहीं पैदा हो रहा सोसाइटी के अंदर। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर इंसान की अलग अलग आइडेंटिटी हो सकती है। जैसे एक इंसान की बहुत सारी आइडेंटिटी में वो एक जेंडर बेस्ड आइडेंटिटी हो सकती है, मेल फीमेल, कास्ट बेस्ड हो सकती है, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, जिसके ऊपर उनको प्राउड फील होता है। अलग अलग आइडेंटिटी हो गई। अब जब तक वो इंसान अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है अलग अलग डायमेंशंस में अपनी पर्सनालिटी के, उसको ऐसा जरूरी नहीं लगता, क्लेम नहीं करता वो कि मुझे पॉलिटिकल रिकग्निशन चाहिए या मुझे अलग आइडेंटिटी चाहिए। तो जो डेमोक्रेसी है, जो लोगों को पॉलिटिकल आइडेंटिटी देती है सिटीजन्स को, उसको ये सारी डिफरेंट आइडेंटिटीज को साथ लेके चलना चाहिए ताकि स्टेटहुड की और डिमांड्स ना उठे। ये डेंजरस हो जाएगा अगर हम इनटॉलरेंट हो जाएं दूसरे लोगों के कल्चर की तरफ, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी की तरफ। तो जो नेशनलिज्म है वो डीप रूटेड है और उसमें सब लोग इकट्ठे डेवलप होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो डेंजरस हो जाएगा, इनटॉलरेंट फॉर्म्स जो है आइडेंटिटी के वो उभरने शुरू हो जाएंगे और नेशनलिज्म ग्रो नहीं कर पाएगा एक पूरे अलग तरीके की कम्युनिटी में। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।